नमो बुद्धाय। बहुत ही श्रद्धेय और बहुत ही सामाजिक जीवन में बड़े अनुशासन के साथ कार्य कर रहे हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत वीर सिंह बहुत साहब, वकील साहब बनारसी लाल जी बहुत अच्छे उन्होंने विचार भी रखे अभी और हमें बताया कि हमें किस चीज़ से लड़ना है। भारती जी, मास्टर भरत सिंह जी और तमाम मुनीर का गाँव के सम्मानित साथियों, मेरा नाम हरनाम सिंह है और मैं आपके पड़ोस में ही नारायणा गांव का रहने वाला हूं। और काफ़ी सारे संगठनों ने कुछ महीने पहले विचार किया कि देश में जो माहौल है इस वक्त एक अराजकता सी है, समाजवाद को खतरा है, धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, आपसी भाईचारे को खतरा है, अमनो अमान को खतरा है, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, किसानों को, सैनिकों को, खिलाड़ियों को, कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसको खतरा नहीं है, जिसको परेशानी नहीं है, जो तंगी में नहीं है, जो मुश्किलात में नहीं है। तो इस सब से कैसे उभरा जाए, इस सब के लिए क्या किया जाए? तो इसमें दो ही तरीके थे, या तो हम बैठे रहते घर में आपस में बात करें, कहें जी देश में तो सब खराब हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, या देश में तो आएगा तो मोदी करें क्या। हमारे भी लोग अब ये कह रहे हैं आएगा तो मोदी क्या करें, 400 पार, ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो दूसरा एक तरीका ये था कि हम जितने भी लोग हैं, बेशक हम अभी संख्या बल में कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे हों और इस विचार को आगे विमर्श करें। तो इस तरीके की हमने एक सोच रखी और गोल मार्केट में हमारी एक पहली मीटिंग हुई और उसमें लगभग 18 संगठन आए, जो दिल्ली के काफ़ी अच्छे संगठन हैं। आपने इसमें पीछे पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के संगठन हैं। वो सारे लोग बड़े नोन हैं और 20, 30, 40 सालों से वो लोग ये संगठन चला रहे हैं और अच्छा संगठन चला रहे हैं। उनके तमाम पदाधिकारी और उन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके का एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं और निकल पड़ते हैं गली गली में, मोहल्लों में, बस्तियों में और बात करते हैं कि क्या करना है हमें और एक विचार करते हैं। आज ये विचार थोपने की बात नहीं है। अभी जैसे हमने आज यहाँ मास्टर जी को सुना, भारती जी को सुना, वकील साहब को सुना, हम हर बस्ती में जा रहे हैं तो वहाँ उनकी बात भी सुन रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। जैसा अभी वकील साहब से एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया जो हमें इस पैम्पलेट में हम डाल सकते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक समुदाय से नहीं है, किसी एक धर्म से नहीं है, किसी एक कम्युनिटी से नहीं है, किसी एक जाति से नहीं है, ब्राह्मण से भी नहीं है। हमारी लड़ाई तो उस वाद से है जो हमेशा भाई से भाई को लड़ाने की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, गैर समानता की बात करता है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में सबसे पहला प्रियम्बल में लिखा ही समानता है। तो ये समानता की बात जो है उस पर हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तो हमें बात ये रखनी है या सोचनी है कि क्यों इस संविधान को खतरा है और क्यों लोकतंत्र को खतरा है और कैसे है और कैसे हम बचा सकते हैं। तो संविधान और लोकतंत्र को खतरा तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये सरकार या विचारधारा है, अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो आरएसएस की सरकार जो है, ये जो आरएसएस की मानसिकता की विचारधारा की पार्टी है, इसने पहले भी जब इनकी सरकार या ताकत में आए हैं, इन्होंने हमेशा पिछड़ों का, दलितों का तो दमन ही करने की कोशिश की है। जब इनकी पहली सरकार 2004 में आई, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, तो तब इन्होंने सरकारी नौकरियों पर कुठाराघात किया और हमारी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमर तोड़ने का काम किया। मैं खुद अपने गांव से बात कर रहा हूं, यहाँ मुनीर का गांव में बैठे हैं। आज से अगर 30-40 साल पुरानी बात सोच लें या आप देखोगे तो हर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में था। रजिस्टर्ड अफसर भी बनने लगे थे, बहुत सारे लोग क्लर्क भी लग रहे थे, कुछ लोग 4th क्लास में भी थे, लेकिन नौकरी लग रहे थे। 70-80 हज़ार रुपये, 60-70 हज़ार रुपये की नौकरियाँ परमानेंट मिलने लगी थी। आज जब 2004 में इन्होंने देखा कि ये लोग सरकारी नौकरी पाकर आरक्षण का थोड़ा इन्हें बेनिफिट मिल रहा है, तो इनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इनको स्ट्रेंथन ना होने दिया जाए। और 2004 में इन्होंने एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई, विनिवेश मंत्रालय, और उसका एक मंत्री भी बना दिया, अरुण शौरी। और उस अरुण शौरी ने क्या काम किया कि देश के जितने पीओसीज थे, गेल थे, भेल थे और दुनिया भर की सरकारी कंपनियां थी, सरकारी मशीनरी थी, उसको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया और निजीकरण और ठेकेदारी उसी टाइम पीक पर आई और हमारे लोगों की नौकरियों पर एक तरीके से ब्रेक सा लग गया। अब दोबारा जब ये आए तो इन्होंने पेंशन बंद कर दी, सरकारी नौकरियां बंद कर दी। आज देश में जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, 20 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी, आज वो सरकार लाखों में भी रोजगार नहीं दे पा रही और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को कह रही है कि आप पकौड़े तल लो। तो इस तरीके की विचारधारा जो है हमें अपने युवाओं तक भी बतानी है कि क्यों ये सरकार खतरनाक है हमारे लिए। ये सरकार हमें मुद्दों से भटकाकर, आज जब इन्होंने
महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, आज जब ये बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, आज जब ये आपसी अमनो अमान जो खराब हुआ है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इनके पास ऐसे अनेक अनर्गल मुद्दे हैं जिसको कि बार बार उठाकर हमारा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। कभी सीए की बात करेंगे, कभी एनआरसी की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी कोई और दूसरी कहानी ले आएंगे। इन सब कहानियों से समाज का, देश का, युवाओं का, महिलाओं का कोई भला नहीं होने वाला। भला होगा तो युवाओं को होगा रोजगार से होगा, या उनकी शिक्षा पर अच्छी नीति बनाने से होगा, या अगर भला होगा तो महंगाई कम करके महिलाओं के, गृहिणियों के जो किचन का बजट है उसको ठीक करने से होगा। यह हमारा सामाजिक आर्थिक जो उत्थान है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करने से होगा। तो ये सरकार जो है, ये विचारधारा जो है, ये हमेशा हमेशा से हम लोगों के खिलाफ ही रही है, हम लोगों का नुकसान ही किया है। तो हमें इस वक्त वोट की चोट करके, मैं समझता हूँ क्योंकि ये सही समय जमहूरियत में, और कुछ हुआ ना हुआ हो वकील साहब, लेकिन एक तो बात है इस संविधान की जो खूबसूरती है वो ये है कि हमें हर 5 साल बाद बाबा साहब ने, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, महिला हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, गांव के हो, देहात के हो, शहरों के हो, उसके वोट की ताकत एक समान है। और उसके वोट की ताकत जो है ना, वो बड़े बड़े तानाशाहों को इसने इस देश में हिलाया, बड़े बड़े नेताओं की सरकार ने कुर्सियां गिराई हैं। जब जनता खड़ी हो जाती है तो जनता में, जो जमहूरियत में जनता जनार्दन है, तो यहाँ पर हमें, हमारे लोगों की संख्या बल भी ज़्यादा है। आज आप सब लोग कोई कम नहीं है, आप सब लोग इस समाज में, इस गांव के आसपास के विसल ब्लोअर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। आपके पास वो ताकत है कि आप हजारों लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, जाकर बताकर। अभी समय है कि देश में इस तरीके का एक माहौल है, अगर ये तीसरी बार ये आ गए तो ये इस सरकार में अगर ये ताकत में आए तो ये संविधान तो बदलेंगे, लोकतंत्र भी बदल देंगे, ये चुनाव भी नहीं कराएंगे। ये क्या पता कह दें कि राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री रहेगा, 20 साल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा इसलिए हो रहा है कि इन्होंने देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो है एक तरीके से पंगु कर दी हैं। आज इलेक्शन कमीशन, टीएन सेशन के नाम से आप समझिए कि सरकारी मशीनरी ऐसी थरथराती थी जब इलेक्शन कमीशन था। आज इलेक्शन कमीशन ऐसे मम होके बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। 18 विपक्षी संगठन 3 महीने से उससे टाइम मांग रहे हैं कि साहब हमें ईवीएम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ घोटाला है, या ईवीएम पे कुछ शक है, वीवीपैट की आप पर्चियां नहीं दे रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ईवीएम बैन हो गया। जिन कंट्रीज ने बनाया था, जापान ने, वो उसने भी बंद कर दिया, अमेरिका में बंद हो गया, लेकिन ये यहाँ पर ईवीएम को लेकर बैठे हैं। तो ईवीएम पर अगर शक है, शुबा है, तो आप उनसे मिल लीजिए। आज सीबीआई का क्या दुरुपयोग हो रहा है, आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है, आज इनकम टैक्स का क्या दुरुपयोग हो रहा है, ये आप सब लोग टीवी अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि जो व्यक्ति कल तक दूसरी पार्टी में रहता है उसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी भी है, उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस भी है, उसके पास इनकम टैक्स की रेड भी है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके अगले दिन उसके सारे केस बंद हो जाते हैं, उसकी सजा कम हो जाती है, और तो और उसको आने का पारितोषिक राज्यसभा एमपी बना दिया जाता है। तो ये एक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात है और संविधान को हमेशा तोड़ने मरोड़ने का काम करने की बात है। इसी वजह से हम सब लोग चाहते हैं कि